संभल में नेताओं के जाने पर प्रशासन ने फिलहाल के लिए पाबंदी लगा रखी है। बावजूद इसके अजय राय की अगुवाई में कांग्रेस का डेलीगेशन संभल जाने पर अड़ चुका है, जिसका नतीजा यह हुआ लखनऊ में पुलिस प्रशासन और कांग्रेस नेताओं के बीच जमकर खींचतान हुई है। चौबीस नवंबर को झुलस चुका संभल अब सियासत की तपिश झेल रहा है। इस बार सेंटर पॉइंट बना उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर, जहां अजय राय की अगुवाई में जब कांग्रेस के डेलीगेशन ने संभल का रुख किया तो प्रशासन ने उन्हें रोक लिया। बहस जमकर हुई, प्रशासन भी अड़ा था, अजय राय भी अड़े थे। लखनऊ की गुलाबी सर्दी में माहौल तपने लगा। सरकार संभल क्यों नहीं जाने दे रही आप लोगों को? इसलिए नहीं जाने देना चाहती है कि वहाँ जो सरकार ने जो दंगा कराया, हत्याएं कराई हैं, वो जनता के बीच में न जाए, हम अपने नेताओं को अवगत न करा। तो हम कोई हिंसा फैलाने वाले नहीं है और वहाँ जाके शांति स्थापित बहाली करते, सामान्य व्यवस्था वहाँ पर स्थापित करने के लिए करते हैं। तो लेकिन सरकार पता नहीं क्या छुपाना चाहती है, अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण। संभल में मंदिर या मस्जिद से शुरू हुई ये कहानी 24 नवंबर को बड़े बवाल में तब्दील हो गई। इस दौरान हुई हिंसा में 4 लोग मारे गए थे, जबकि कई लोग घायल हो गए थे। इसी हिंसा के बाद से इस मुद्दे पर सियासत रह रहकर उबाल मार रही है। ये लोग कानून के मानने वाले नहीं, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मुझे कोई एक मुस्लिम व्यक्ति का एक ऐसा नाम बताइए जिसने इस कानून को मानने से मना करा हो और किसी मंदिर के अंदर ये कहा हो कि वहाँ पर हमारी मस्जिद थी। हम तो कानून को मानना है। अभी ना आए, कब आए? जब वो नहीं होता देंगे। हालात पे वहाँ वो मतलब हम नमक छिड़कने नहीं जा रहे हैं, हील करने जा रहे हैं। जो भी लोग जाना चाह रहे हैं। कोई दंगा नहीं हुआ है। समाजवादी पार्टी के 2 गुंडे, अपराधी, माफिया, दंगाई किस्म के लोग आपस में लड़े, और जो आपस में लड़े हैं उसमें ये नाटक क्यों कर रहे हैं? संभल में जो माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार कमीशन की कार्रवाई हो रही थी, उसको लेकर के बवाल किसने खड़ा करवाया? समाजवादी पार्टी के सांसद ने खड़ा करवाया। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का साफ कहना है कि किसी को भी लॉ एंड ऑर्डर तोड़ने नहीं दिया जाएगा। न्यायिक आयोग ने वहां दौरा कर लिया है, निष्पक्ष जांच चल रही है। जो भी निर्णय माननीय न्यायालय का होगा उसका हम अनुपालन करेंगे। किसी को भी कानून तोड़ने की इजाजत नहीं है। अरे वो किसी को नहीं जाने देने जाते हैं। हमारे लोगों को घर से नहीं। अखिलेश शादी में जा रहे थे मेरठ जी, वहाँ अब जहाज नहीं उड़ने दिया कि संभल चले जाएंगे। अच्छा। तो जो जिन लोग जो पाप करते हैं वो पाप छिपाने के लिए किसी को देखने नहीं देते हैं, पता न चल जाएगा। एक तरफ पुलिस अभी भी संभल कांड में हुई हिंसा की साजिश के चेहरों को चुन चुन कर सामने लाने की कोशिश में जुटी है, तो दूसरी तरफ इस मुद्दे पर रोजाना नए राजनीतिक एंगल तलाशे जा रहे हैं। करेंगे। कंप्यूटर रिपेयरिंग सेंटर में भीषण आग लग गई। आग में जलकर पूरी तरीके से दुकान खाक हो चुकी है। सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। आग पर काबू पाने की कोशिश अभी भी जारी है। बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर नीमराना से पहुंचा रहे हैं, जहां पर तब इलाके में हड़कंप मच गया जब बताया जा रहा है एक दुकान में भीषण आग लगी। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। दमकल की गाड़ियां वहां पर मौजूद हैं। आग बुझाने की कोशिश लगातार की जा रही है। दुकान में आग लगने की वजह से आशंका ये है कि कहीं ये आग आसपास की जो दुकानें हैं उनमें भी न फैल जाए, और यही वजह है कि तत्परता के साथ आग को बुझाने की कोशिश लगातार दमकल कर्मियों के द्वारा वहां पर की जा रही है। आग का धुआं किस तरीके से फैल रहा है, पूरे एरिया को अपने चपेट में ले रहा है, तस्वीरों में इसकी भांगी साफ नजर आ रही है। नीमराना से इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। कंप्यूटर रिपेयरिंग की दुकान में बताया जा रहा है आग लगी थी। हालांकि आग किन कारणों से लगी है, जैसे ही अपडेट आएगा आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन ये बड़ी खबर है। सूचना पर बताया जा रहा है फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। जैसे ही दमकल विभाग को इस मामले की सूचना मिली कि एक दुकान में भीषण आग लगी हुई है, तुरंत ही दमकल की टीम वहां पर पहुंच गई आग बुझाने के लिए।
कम से कम 3 बच्चे होने चाहिए, ऐसा कहना है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का। देश भर में जनगणना, जाति गणना को लेकर विपक्ष हंगामा कर रहा है। इसको लेकर हमेशा मुद्दा बनाया गया। अब इसी जनसंख्या को लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत का यह बयान आया। उन्होंने कहा, जनसंख्या में गिरावट चिंता का विषय है। मोहन भागवत का बयान छिड़ गया घमासान। जनसंख्या में गिरावट पर मोहन भागवत ने छेड़ी नई बहस। 2 या 3 से ज्यादा बच्चे पैदा करने की सलाह पर संग्राम। देश में आबादी एक ऐसा विषय है जिसको लेकर समय समय पर बहस होती रहती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत का यह बयान सुनिए, जिसमें उन्होंने न सिर्फ जनसंख्या गिरावट पर अपनी चिंता जताई, बल्कि उनके बयान ने एक नई राजनीतिक बहस को भी तूल दे दिया है। संख्येचा उल्लेख झाला, जनसंख्या कमी होते फार चिंता आहे। चिंतेचा विषय आहे याचं कारण हे शास्त्र, लोकसंख्या शास्त्र जे आधुनिक असं सांगतं की 2.1 च्या खाली जायला लागलो तर तो समाजच नष्ट होतो, पृथ्वीच्या पाठीवर तो राहत नाही। कोणी त्याला मारेल असं नाही, तो काही नसलं संकट तरी तो समाज नष्ट होतो, पुढे चालत नाही। अनेक भाषा अशा नष्ट झाल्या, अनेक समाज असे नष्ट झाले। 2.1 च्या खाली येता कामा नये। आपल्या देशाची जनसंख्या नीती 1998 वगैरे मध्ये ठरली का 2002 मध्ये ठरली, साल माहित नाही मला, पण त्याच्यातही असं सांगतात की 2.1 च्या खाली नको। 2.1 म्हणजे 0.1 तर माणूस जन्मत नाही ना कधी, 2 पेक्षा जास्ती पाहिजे, नाही 3 पाहिजे कमीत कमी, शास्त्र सांगतं। पण ही संख्या ही याकरता महत्वाची है। मोहन भागवत ने अपने बयान में मॉडर्न पॉपुलेशन साइंस का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि जब किसी समाज की प्रजनन दर 2.1 से नीचे चली जाती है तो धीरे धीरे वो समाज धरती से गायब हो जाता है। इसलिए समझते हैं कि आखिर हिंदू और मुस्लिम समुदाय की प्रजनन दर का अतीत और वर्तमान क्या है। 1992 से 1993 हिंदुओं की प्रजनन दर 3.3 थी, जबकि मुस्लिमों की 4.41। 1998 से 99 हिंदुओं की प्रजनन दर 2.78 थी, जबकि मुस्लिमों की 3.59। 2005-06 हिंदुओं की प्रजनन दर 2.59 और मुस्लिमों की 3.4। 2015 से 2016 हिंदुओं की प्रजनन दर 2.13, जबकि मुस्लिमों की 2.62। 2019 से 2021 हिंदुओं की प्रजनन दर 1.94 और मुस्लिमों की 2.36। यानी ये चिंता 1.94 वाले डेटा को लेकर है। यही वजह है कि AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मोहन भागवत के बयान पर तंज कसा है, जबकि कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने इसे नया एंगल दे दिया। माशाल्लाह से मेरे को 6 बच्चे हैं, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ, फिर वो आप लोग बोलेंगे, वो पीछे से बोलेंगे वो इसी ने ऐसा बोला, और उसके 6 बच्चे हैं। नरेंद्र मोदी के भी 6 भाई हैं, अमित शाह के भी माशाल्लाह अच्छे हैं। अब नहीं, मोहन भागवत तो जब उन्होंने अपने आदमी को बना रहे CM यहाँ पर, तो उनको बोलना चाहिए उनके आदमी को, भाई तू स्कीम निकाल ले बच्चे पैदा करने की। मैं समझता हूँ ये सलाह उनको अपनी सरकार को देना चाहिए। लोग कहते हैं कि आजकल भाजपा सरकार में और RSS में उतने मधुर संबंध नहीं, क्या उसी का नतीजा है? क्या सरकार की नीति क्या है और उनके बीच है? इस तरह की बयानबाजी करके वो या तो किसी को निशाना बना रहे हैं, वो भी उचित नहीं, या तो फिर एक बिन मांगी सलाह दे रहे हैं, वो भी उचित नहीं है। मैं समझता हूँ कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अध्यक्ष जी को इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। चूंकि प्रजनन दर वाले जिस ग्राफ पर चिंता जाहिर की गई है, उसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समुदायों में समानांतर गिरावट है, लेकिन पॉपुलेशन साइंस के हिसाब से ये डेटा हिंदुओं के लिए खतरे की घंटी है। यही वजह है कि संघ प्रमुख के बयान को लेकर वारिस पठान से लेकर तारिक अनवर तक मुखर हो गए हैं।
अरे भाई, हम तो पहले बोल रहे थे कि TFR जो रेट है वो कम होता जा रहा है, खास तौर से मुसलमानों का। सबका कम हो रहा है, मगर मान नहीं रहते। मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा कर रहा है, यहां तक के बोल दिया था मोदी जी ने भी कि मंगलसूत्र छीन लिए जाएंगे। अब क्या हुआ? अब आप बोल रहे हो कि कम से कम 3 बच्चे पैदा करो। मोहन भगवत जी, सबसे पहले बताओ, आप ये बच्चों के लिए स्कूल का कोई इंतजाम है? अब ये तो उनकी अपनी सोच है, और ये जाहिर करता है कितना दिवालिया हो चुके हैं ये लोग, किस ढंग पर सोचते हैं। देश तब आगे बढ़ेगा जब गरीबी दूर होगी, बेरोजगारी दूर होगी, भ्रष्टाचार दूर होगा और महंगाई कम होगी। जाहिर है ये मामला अभी थमने वाला नहीं है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब संघ प्रमुख ने आबादी पर बहस को तोल दिया है। दिल्ली का रुख करेंगे। बड़ी खबर है, 4 राज्यों के CS को तलब किया गया है। बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने यूपी हरियाणा के मुख्य सचिवों को तलब किया है। राजस्थान दिल्ली के मुख्य सचिव को भी तलब किया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर तलब किया गया है। तो ग्रैब 4 के दौरान लेबरों को भुगतान के निर्देश दिए गए थे, ऐसी जानकारी है। और अब बात बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जारी हिंसा की। बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर और उसके संत, वहां की सरकार और कट्टरपंथियों के निशाने पर आ चुके हैं। पहले वहां महंत चिन्मय प्रभु को गिरफ्तार किया गया। अब जानकारी यह है कि इस्कॉन के 3 और संतों को गिरफ्तार कर लिया गया। बांग्लादेश में अब तक इस्कॉन के 4 संतों को गिरफ्तार किया गया। कोलकाता इस्कॉन के उपाध्यक्ष राधा रमन दास ने बताया है कि इस्कॉन के 63 संतों को भी भारत आने से रोक दिया गया है। One report also I got that 51 or 54 ISKCON brahmacharis, they were coming to India, and in Petropol border the Bangladeshi army police they said that today you can't go, so they have been returned. So I am really worried seeing the condition what is happening in Bangladesh. So this whole thing is turning out to be very unfortunate, and we don't know what help we can do. That's why we are turning to prayer and turning to Lord. हम मानवतावादी हैं, लेकिन जिस तरह से वहाँ हिंदुओं की हत्या हो रही है ये बर्दाश्त नहीं होगा और इसका बदला चुकाया जाएगा। अगर तत्काल वहाँ हिंदू उत्पीड़न नहीं रोका जाता है तो इसका करारा जवाब बांग्लादेश को भुगतना पड़ेगा, और परिणाम ये होगा कि बांग्लादेश नहीं, भारत ही वहाँ तिरंगा ही होगा, बांग्लादेश का नाम निशान नहीं होगा। बहुत बड़ा विरोध करते हैं, और इतना विरोध करते हैं कि पूरे भारतवर्ष के जितने भी विश्व में सनातनी हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं, और बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बांग्लादेश की सरकार को सचेत होना चाहिए, और अगर वो नहीं बचा सकती हिंदुओं को तो हिंदू धर्म, एक हिंदू राष्ट्र अलग से उसी बांग्लादेश में बनाए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार और इस्कॉन को निशाने पर लिए जाने पर देश भर के इस्कॉन मंदिरों में विशेष प्रार्थना की गई। दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद समेत देश भर के इस्कॉन मंदिर में पीड़ितों के लिए प्रार्थना सभा रखी गई है। यही नहीं, भारत के अलावा पूरी दुनिया भर के इस्कॉन मंदिरों में बांग्लादेश हिंसा के खिलाफ लोग इकट्ठा हो चले हैं। 4 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से धर्माचार्य और साधु संत जो है पूरी तरीके से अब एक हो चुके हैं, और बांग्लादेश में जो भी घटित हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाई जा रही है। और इसके लिए भारत सरकार से भी इस्कॉन मंदिर के प्रमुखों के द्वारा ये अपील की जा रही है कि जो भी साधु संत बांग्लादेश से देश आना चाहते हैं, भारत आना चाहते हैं, उसकी व्यवस्थाएं की जाए। हालांकि इस बीच जानकारी है कि 63 लोगों को भारत आने से रोक दिया गया, और यही वजह है कि ये 4 तस्वीरें हम जो आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर जो है प्रार्थनाएं की जा रही है। मथुरा, कोलकाता, भुवनेश्वर, हैदराबाद की ये तस्वीरें हैं जहाँ पर कृष्ण भक्त जो हैं वो इकट्ठा हो गए हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। बांग्लादेश में जो कृष्ण भक्तों के साथ घटित हो रहा है उसको लेकर के, और हिंदुओं पर जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाई जा रही है। तो सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जिसे लोग शाही शादी बता रहे हैं। यहां निकाह के दौरान दूल्हे पर नोटों की ऐसी बारिश हुई जिससे सभी हैरान रह गए। लड़की वालों ने दूल्हे को 2 करोड़ 56 लाख रुपए दिए। काजी भी लखपति बन गया है। 2 करोड़ 56 लाख रुपए है मैं गाड़ी के। जिन शादियों में बेतहाशा खर्च होता है उसे लोग शाही शादी का नाम देते हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जो मेरठ के होने का दावा किया जा रहा है।
एक ऐसी शादी के चर्चे हैं जो शाही शादी से बिल्कुल कम नहीं थी। यहाँ दुल्हन के घर वालों ने दूल्हे पर नोटों की बारिश कर दी, जिससे दूल्हे समेत बारात में शामिल लोग भी हैरान रह गए। 2,56,00,000 रुपए है, नए गाड़ी के 75 इसमें गाड़ी के हैं, जैसे मेरठ से वैसे ही है। दूल्हे को दहेज में 2,56,00,000 रुपए दिए गए, जो चौंकाने वाला है। दूल्हे को इतनी बड़ी रकम शायद ही पहले सुनने को मिली हो। देखिए, बैग से नोटों के बंडल निकाले जा रहे हैं। बड़े बड़े सूटकेस में नोट भरकर लाए गए थे। दूल्हे की सालियों की भी मौज आ गई। जूता चुराई रस्म के बाद 11 लाख रुपए उन्हें बांटे गए। निकाह कराने वाले काजी को भी जी भर भर के पैसे दिए गए। 11 लाख उसे भी मिल गए। वही धर्म स्थल के लिए भी 8 लाख की राशि दी गई। नोटों के बंडल इतने ज्यादा थे कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ये 11 लाख रुपए पढ़ाने वाली को, ये 11 लाख रुपए पढ़ाने वाली को। कहा जा रहा है कि शादी समारोह मेरठ के दिल्ली देहरादून हाईवे के एक रिजॉर्ट में हुई। बारात गाजियाबाद से मेरठ आई थी, जिसमें शादी की कम नोटों की ज्यादा चर्चा होती दिखी। ये 8 लाख 25 में गाजियाबाद वालों को इस दौरान वहां पर मौजूद लोग भी अचंभित थे। कुछ लोग वीडियो बनाते रहे। शादी का वीडियो वायरल होने के बाद चर्चा का विषय बना हुआ है। सोशल मीडिया में कोई इसे शेखों की अमीरी से तुलना कर रहा है, तो कोई इतनी बड़ी रकम पर सवाल उठा रहा है। मेरठ से निखिल अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो अपनी मांगों को लेकर नोएडा के किसानों का संसद कूच लगातार जारी है। किसानों के कूच को देखते हुए पुलिस ने दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर बैरिकेडिंग्स कर दी है, जिसके बाद किसानों ने दलित प्रेरणा स्थल पर डेरा डाल दिया है। भारी तादाद में किसान दलित प्रेरणा स्थल पर डटे हुए हैं। दिल्ली कूच की किसानों की तरफ से मांग की जा रही है, हालांकि उनको रोक दिया गया है सुरक्षा बल की तरफ से। सुरक्षा बल के तमाम कर्मचारी वहां पर एकत्रित हैं और किसी भी तरीके की अव्यवस्था न फैले, इसको लेकर के वहां पर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। हालांकि थोड़ी देर पहले ही तस्वीरें आई थी कि बैरिकेड्स को तोड़कर किसान आगे बढ़ते हुए नजर आए, जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने, आप देख सकते तस्वीरों में, जेसीबी की मदद ली है बैरिकेड्स को और ज़्यादा वहाँ पर पुख्ता तरीके से ताकि रखा जाए और बैरिकेड्स को तोड़कर किसान दिल्ली की तरफ कूच ना करें। गंगा की स्वच्छता के लिए सरकार की ओर से तमाम कदम उठाए गए। सामाजिक संगठनों ने भी इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया, लेकिन प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की हालिया सर्वे में हरिद्वार में गंगा जल पीने लायक नहीं पाया गया। देखिए रिपोर्ट में। शास्त्रों में गंगा को मोक्षदायिनी कहा गया है। धर्म नगरी हरिद्वार में साल भर लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और गंगा में डुबकी लगाते हैं। पूरी श्रद्धा से गंगा जल का आचमन भी करते हैं, लेकिन वैज्ञानिक नजरिए से गंगा का जल पीना हानिकारक हो सकता है, क्योंकि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सर्वे रिपोर्ट में गंगा जल में फीकल कोलिफॉर्म यानी कि अपशिष्ट की मात्रा ज्यादा पाई गई है और रिपोर्ट में गंगा जल को बी श्रेणी में बताया गया है। इसका मतलब है कि गंगा जल में स्नान तो किया जा सकता है, लेकिन वो पीने के बिल्कुल लायक नहीं है। फीकल कोलिफॉर्म की कंसंट्रेशन जो मिल रही है वो लगभग 100 के आसपास है, 50 से लेकर 100-120 तक है। मतलब फीकल कोलिफॉर्म की जो कंसंट्रेशन है वो काफ़ी कम है गंगा जल में। जो हमारा मॉनिटरिंग डेटा है उसके अनुसार गंगा का जल नहाने के लिए उपयुक्त है, बी श्रेणी में अच्छा। गंगा जल को शुद्ध करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने नमामि गंगे सरीखी योजना चलाई है और काफी हद तक गंगा के प्रदूषण में कमी आई है, लेकिन आज भी हरिद्वार में गंगा में गिरते नालों को देखा जा सकता है। साथ ही कई एसटीपी ऐसे हैं जिसने पानी बिना ट्रीटमेंट के सीधा गंगा में बहाया है। गंगे तो क्या कहते हैं, पॉकेट भरने का बहुत बड़ा साधन हो गया। कभी कुछ अच्छे अधिकारी आते हैं तो अभी परियोजना को खोलने में लगा हुआ है। हमने हरिद्वार में स्नान करने लायक, आचमन करने लायक होने, पीने लायक होने चाहिए।
गंगा सिर्फ एक नदी मात्र नहीं है, बल्कि भारत की संस्कृति का बड़ा हिस्सा है। एक दौर था जब किसी भी चीज की शुद्धता और पवित्रता को दर्शाने के लिए गंगा के नाम का सहारा लिया जाता था, लेकिन ये निराश कर देने वाली बात है कि धर्म नगरी में ही गंगा मैली हो गई है। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट। मुरादाबाद से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। यहां पर दो युवकों के बीच शर्त लगी, लेकिन पंजा लड़ाने के दौरान एक शख्स का हाथ टूट गया, जिसका वीडियो भी सामने आ चुका है। और इस तरह शर्त के चक्कर में ये शख्स अपना हाथ तुड़वा बैठा। मुरादाबाद मझोला थाना क्षेत्र के मियां कॉलोनी की ये घटना है, जहां 10,000 रुपए की शर्त लगी। शर्त ये थी कि जिसका पंजा भारी पड़ेगा वो 10,000 रुपए जीत जाएगा। लेकिन क्या पता था कि पंजा लड़ाने वाले का हाथ ही टूट जाएगा। घटना के बाद तो मौके पर अफरा तफरी मच गई। किसी को यकीन ही नहीं हुआ कि पंजा लड़ाने पर भी ऐसी नौबत आ जाएगी। मियां कॉलोनी के लोग एक जगह पर जमा हुए। कासिम और दूसरे लड़के के बीच ये शर्त लगी। जोर आजमाइश को देखने के लिए वहां पर मौजूद लोग दोनों का उत्साह बढ़ाते रहे। दोनों भी पूरे टेंशन में थे। आखिर प्रतिष्ठा और 10,000 रुपयों का जो सवाल था। पहले कासिम अपने दांव पेच दिखा रहा था और ऐसा लग रहा था कि वो जीतने ही वाला है, लेकिन बाजी अचानक से पलट गई। शर्त लगाने वाले दूसरे लड़के ने अपनी पकड़ बनाई और कासिम को हरा दिया। लेकिन इसी बीच कासिम के हड्डी कड़कने की जोर से आवाज आई और पूरा माहौल ही बदल गया। बाद में कासिम को नजदीक के अस्पताल ले जाया गया। कहा जा रहा है कि शर्त तो पूरी नहीं हुई, लेकिन समझौते के चक्कर में भारी रकम खर्च हो गई। 60,000 रुपयों में दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया। मुरादाबाद से न्यूज़ 18 के लिए विशाल सक्सेना की रिपोर्ट। मानवीय दखल से पर्यावरण के बदलते मिजाज से जैव विविधता पर एक गंभीर संकट मंडराने लगा, जिसका असर जीव जंतुओं पर भी अब देखने को मिल रहा। ऐसे में इस साल प्रवासी पक्षियों की संख्या में भी कमी देखी गई, जो कि जिले के जलाशयों और वन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। साल भर पक्षियों की चहचहाहट से आबाद रहने वाले में प्रतापगढ़ के जलाशयों और वन क्षेत्रों में आमतौर पर ठंड की शुरुआत के साथ ही प्रवासी पक्षी अपना बसेरा बना लेते हैं। लेकिन इस बार जंगलों के विनाश, तालाबों से जल दोहन करने वाले लोगों और मछली शिकारियों की नजर लगने लगी है, जिसके कारण से पक्षियों के ऊपर संकट मंडराने लगा है। ऐसे में दिसंबर के पहले हफ्ते तक ये पक्षी अभी भी अपनी राह में हैं, या तो ये पक्षी दूसरे ठिकानों की ओर रुख कर रहे हैं। अभी यहाँ के कुछ तालाबों में ग्रे लेग गीज पक्षी जो काफी ऊंचाई पर उड़कर और काफी दूर से, यानी 7,000 किलोमीटर दूर से मंगोलिया, तिब्बत आदि इन क्षेत्रों से, बर्फीले प्रदेशों से यहाँ पर आता है, वो अभी कुछ संख्या में पिछले वर्ष से कुछ कम संख्या में यहाँ देखा गया है। पिछले वर्ष उनकी संख्या 28 थी, जबकि इस वर्ष उनकी संख्या 18 या 17 ही है। और उसी तरह पहले यहाँ पर 400 की संख्या में ग्रे लेग बार हेडेड गीज पक्षी आते थे, उनकी संख्या भी अब यहाँ पर बहुत ही धीरे धीरे कम होती जा रही है। इनके साथ ही और कई अन्य पक्षी भी कम होते जा रहे हैं। देसी जो स्थानीय पक्षी है वो भी यहाँ पर अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं। पक्षियों की संख्या में कमी के पीछे कई कारण हैं, जिनमें जलाशयों के किनारे खेती, रसायनों का उपयोग, सिंघाड़ा खेती, मछली पालन, जलाशयों के किनारे पर पक्के निर्माण और जल दोहन सबसे बड़े कारण हैं। अगर प्रतापगढ़ में आने वाले पक्षियों की बात करें तो यहाँ आमतौर पर आने वाले पक्षियों की कई प्रजातियाँ जैसे कॉमन कूट, स्पॉट बिल्ड डक, विल्सलिंग डक, मूर हैन, आइबिस स्टोर्स अब बहुत कम दिखाई देती हैं। बड़े पक्षी फ्लेमिंगो और पेल्किन भी लगभग लुप्त प्राय स्थिति में हैं।
इसके अलावा स्थानीय पक्षी किंगफिशर्स, कामरेंट्स, व्हाइट ब्रेस्टेड वाटर हैन और कई दूसरे भी कम संख्या में देखे जा रहे हैं। पक्षीविदों का मानना है कि पक्षियों की घटती संख्या न केवल जैव विविधता के लिए खतरा है, बल्कि स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को भी कमजोर कर रही है। वेटलैंड्स में बढ़ रही अवैध गतिविधियां एक बड़ा चिंता का विषय है। यहाँ पर रुकते